हेलो स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। दिस इज़ जुनेद सऊ और आप मुझे देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री विद MJS पर। स्टूडेंट्स, लास्ट टाइम हमने डिस्कस किया था जीरो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन और आज हम डिस्कस करने वाले हैं फर्स्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। तो आज का लेक्चर स्टार्ट करने से पहले अगर आप लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर प्रेस करना मत भूलिए और पेन और कॉपी निकाल लें और अच्छे अच्छे से नोट्स बनाते जाएँ और नोट करते जाएँ। तो आइए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। तो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन की अगर हम बात करें तो रेट ऑफ रिएक्शन इन केस ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन वो रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। ओनली वन रिएक्टेंट, तो वन रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। और अगर अदर रिएक्टेंट की अगर हम बात करें तो वो उस पर इंडिपेंडेंट होता है। तो जीरो फर्स्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन फर्स्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन is directly proportional to the concentration of one reactant की concentration के क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है रिएक्टेंट की, और independent of an other reactant। तो एक रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन के डायरेक्टली होता है और अगर कोई दूसरा रिएक्टेंट होगा तो उस पर डिपेंड ही नहीं करता। तो इसको अगर हम इक्वेशन की फॉर्म में लिखें तो इस तरह लिख सकते हैं कि रेट ऑफ रिएक्शन इन केस ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन दैट इज दी के, लेट कर लेते हैं ए की कंसंट्रेशन, लेट कर लेते हैं कि हमारे पास ए रिएक्टेंट है जो कि हमें क्या दे रहा है, प्रोडक्ट दे रहा है। क्या दे रहा है? प्रोडक्ट दे रहा है। तो इस केस में जो के है वो ए की वैल्यू की क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो इस केस में हम इसकी रेट इक्वेशन लिख सकते हैं। और अगर हम इस तरह लिख सकते हैं कि हमारे पास ए एंड बी रिएक्टेंट हैं जो कि क्या दे रहे हैं, हमें प्रोडक्ट दे रहे हैं और ये रिएक्शन फॉलो कर रहा है फर्स्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन को। तो इस केस में ओनली वन रिएक्टेंट वो डिपेंड कर रहा होगा, रेट उस पर डिपेंड कर रहा होगा, जबकि जो सेकंड रिएक्टेंट होगा, लेट कर लेते हैं ए हमारे पास डिपेंड कर रहा होगा और बी जो है वो क्या होगा, इंडिपेंडेंट होगा। तो इस केस में अगर हम इक्वेशन लिखें तो इस केस में जो रेट इक्वेशन होगी वो हमें लिखी जाएगी कि रेट इज इक्वल टू के ए कंसंट्रेशन 1 एंड बी की पावर 0, क्योंकि 0 पे बी पे डिपेंड ही नहीं कर रहा। तो इस केस में भी वही सेम बात होगी। तो इस केस में भी सेम ही बात होगी कि रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कंसंट्रेशन ऑफ ए एंड इंडिपेंडेंट ऑफ बी। तो इसलिए हम स्टार्ट कर लेते हैं इसकी एक कंसंट्रेशन से। तो ये हमारे पास है रेट इक्वेशन, R इज इक्वल टू के ए की पावर 1। तो हम इसको कंसीडर कर लेते हैं इक्वेशन नंबर 1। अब हम देखते हैं कि जब भी कोई हमारे पास इक्वेशन होती है और उसका रेट लिखते हैं, तो लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया है कि उसका रेट ऑफ रिएक्शन लिखने का ये तरीका है कि रेट ऑफ रिएक्शन दैट इज इक्वल टू, क्योंकि ए की कंसंट्रेशन डिक्रीज हो रही है तो इसको लिखा जाता है के, इसको लिखा जाता है -1/1, जो इसके कोफिशिएंट होते हैं, क्योंकि यहाँ 1 है, 1 ही लिखते हैं, -1/1 dA/dt। क्या लिखते हैं? dA/dt। तो इसको हम कंसीडर कर लेते हैं इक्वेशन नंबर 2। तो अब क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड दोनों साइड पे रेट ऑफ रिएक्शन है तो राइट हैंड साइड ऑटोमेटिक क्या हो जाएगी, इक्वल हो जाएगी। तो हम इसको लिख लेते हैं -dA/dt दैट इज इक्वल टू के ए की कंसंट्रेशन। तो अब हम क्या करते हैं कि जो ए फैक्टर है कंसंट्रेशन का, इसको इस साइड पे लेके आते हैं और dt वाला फैक्टर उसको वहां लेके जाते हैं और माइनस से भी क्या कर देते हैं, दोनों साइड से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो जब इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो ये बन जाता है dA/A और ये मैंने इसको जब मल्टीप्लाई किया तो ये बन गया के, और dt फैक्टर को हम उधर लेके गए तो ये बन गया kdt। अब हम क्या करते हैं, इंटीग्रेटिंग द इक्वेशन। क्या करते हैं? इंटीग्रेटिंग द इक्वेशन। तो जब इक्वेशन को बहुत साइड पे इंटीग्रेट करते हैं तो इस केस में हमारे पास ये इंटीग्रेशन dA/A, तो कंसंट्रेशन A0 जो कि इनिशियल कंसंट्रेशन है और ये फाइनल है,
दैट इज इक्वल टू, और ये जो फैक्टर है के वाला फैक्टर ये कांस्टेंट है, इसको आउटसाइड रखा जाता है, और ये 0 टाइम से लेकर t टाइम तक ये फैक्टर हो जाएगा dt। जैसे ही इसकी इंटीग्रेशन ली जाती है तो नेचुरल लॉग आता है। क्या आता है? नेचुरल लॉग आता है। जैसे इसकी इंटीग्रेशन ली जाती है तो ये जाता है ln a, नेचुरल लॉग ऑफ a की कंसंट्रेशन, और ये हो गया a नॉट, और ये हो गया a, दैट इज इक्वल टू माइनस k, और ये कंसंट्रेशन हो जाती है t की। ये कंसंट्रेशन किसकी होती है? t की, और t क्या है? 0 से लेकर टाइम t है। तो अब हम इसको फर्दर रिजॉल्व कर लेते हैं। तो जैसे ही इसको अगर हम लिखें तो क्या होगा? इनिशियल से फाइनल, तो ये हो जाएगा ln, फाइनल में से इनिशियल, ln a माइनस ln a नॉट, ln a माइनस ln नॉट, और ये हमारे पास जो है जो टाइम का फैक्टर है, जो टाइम का फैक्टर है ये हमारे पास हो जाता है माइनस k, और ये t फाइनल में से 0 हो गया। तो अब हम इसको लिखें तो हम इस तरह लिख सकते हैं ln a माइनस ln a नॉट इज इक्वल टू माइनस के टी आ जाता है। क्या आ जाता है? माइनस के टी। अब ln नॉट वाले फैक्टर को राइट साइड पे लेके जाएं तो ये बन जाता है ln a इज इक्वल टू माइनस के टी प्लस ln a नॉट। वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। अगर हम इस इक्वेशन को देखें, ये इक्वेशन जो है जो किस फॉर्म में है? नेचुरल लॉग की फॉर्म में है। तो इस इक्वेशन को अगर हम देखें, दिस रिजेंबल, ये इक्वेशन क्या करती है? रिजेंबल विद द स्ट्रेट लाइन इक्वेशन, विद द स्ट्रेट लाइन इक्वेशन। स्ट्रेट लाइन इक्वेशन क्या होती है? y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। तो ये बिल्कुल इससे क्या कर रही है? रिजेंबल कर रही है। तो ये जो ln a फैक्टर है ये हमारा y एक्सिस पे है, ये किस पे है? y एक्सिस है। और ये जो हमारा m क्या होता है? स्लोप होता है। तो माइनस k जो है दिस इज दी स्लोप, माइनस k इज स्लोप। इस माइनस k को हम क्या कहते हैं? स्लोप कहते हैं। और ये वाला जो फैक्टर है ln a नॉट, c फैक्टर इज द इंटरसेप्ट, एंड ln a फैक्टर जो है ये हमारे पास क्या आ जाता है? इंटरसेप्ट आ जाता है। क्या आ जाता है? इंटरसेप्ट आ जाता है। और इसको हम ग्राफिकल वे में भी लिख सकते हैं। अगर हम ग्राफिकल वे में लिखें तो इसको इस तरह लिखा जा सकता है कि ln a दिस इज द नेचुरल लॉग ऑफ कंसंट्रेशन a, और अगर हम इसको टाइम के अकॉर्डिंग लें, किसके लें? टाइम के अकॉर्डिंग लें, तो इसका ग्राफ कुछ ऐसे आता है, इसका ग्राफ कुछ ऐसे आता है, यानी कि स्ट्रेट लाइन ग्राफ विद द नेगेटिव स्लोप, स्ट्रेट लाइन ग्राफ विद द नेगेटिव स्लोप। और ये जो इंटरसेप्ट है, ये वाला जो इंटरसेप्ट है ये हमारे पास क्या है? ln a नॉट। ये बहुत इंपॉर्टेंट ग्राफ है, एग्जाम में काफी बार आ चुका है। ln a नॉट ये हमारे पास क्या है? इंटरसेप्ट है। और जो स्लोप होता है वो क्या है? स्लोप इज इक्वल टू टेन थीटा। स्लोप क्या होता है? टेन थीटा, जो कि हमारे पास क्या है? माइनस के, माइनस के हमारे पास क्या है? स्लोप है। और ये एंगल है जो हमें हम स्लोप भी डिटरमाइन कर सकते हैं। अगर ये एंगल दे दिया जाए पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ, तो देन हम टेन थीटा की वैल्यू से आप क्या निकाल सकते हैं? स्लोप भी निकाल सकते हैं। तो ये है नेचुरल लॉग के केस में हमारे पास ग्राफ। अब हम बात कर लेते हैं, इसको नोट कर लें अच्छा सा। अब हम बात कर लेते हैं कि इस इक्वेशन से हम एक और इक्वेशन बना लेते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट। एक और इक्वेशन हम इसी से क्या कर लेते हैं? ड्राइव कर लेते हैं। अगर इस नेचुरल इक्वेशन को, ये जो इक्वेशन है इन टर्म ऑफ नेचुरल लॉग ln a इज इक्वल टू माइनस के टी प्लस ln a नॉट, अगर हम इस इक्वेशन को नेचुरल लॉग को कन्वर्ट कर देते हैं कॉमन लॉग में, तो आपको पता है क्या होता है? 2.303 फैक्टर मल्टीप्लाई करें तो वो कॉमन लॉग में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये बन जाएगा लॉग ए, कॉमन लॉग ए माइनस के टी प्लस, और ये भी हो जाएगा 2.303 कॉमन लॉग ऑफ ए नॉट। अब हमने क्या करना है? अगर हम इसको इस तरह करते हैं कि 2.303 फैक्टर को डिवाइड कर लेते हैं दोनों साइड से, डिवाइड दी 2.303 फैक्टर, तो 2.303 फैक्टर डिवाइड कर लेते हैं तो ये बन जाएगा 2.303 लॉग ए डिवाइडेड बाय 2.303 इज इक्वल टू, इस तरह माइनस के टी ओवर 2.303, ये फैक्टर भी डिवाइड हो जाएगा प्लस, और ये फैक्टर भी क्या हो जाएगा? डिवाइड हो जाता है
तो हमारे पास क्या बन जाता है 2.303 log a नॉट ओवर 2.303। एक्चुअल में होता क्या है कि ये वाला जो फैक्टर है ये कैंसिल हो जाता है, इस तरह ये वाला फैक्टर भी क्या हो जाता है, कैंसिल हो जाता है। तो हमारे पास बच जाता है log a दैट इज इक्वल टू माइनस के टी डिवाइडेड बाय 2.303 प्लस log a नॉट। वेरी इंपॉर्टेंट, एक दफा फिर ये क्या बन गई है, स्ट्रेट लाइन इक्वेशन बन गई है इन टर्म ऑफ कॉमन लॉग। एक दफा फिर ये कॉमन लॉग की फॉर्म में अब स्ट्रेट लाइन इक्वेशन बन गई है। तो ये हमारे पास क्या है, y एक्सिस पे वैल्यू है, y एक्सिस, और अब माइनस के और ये वाला जो फैक्टर है इसको क्या कहते हैं, स्लोप कहते हैं। दिस इज द स्लोप, और ये वाला जो फैक्टर है दिस इज द इंटरसेप्ट, इसको क्या कहा जाता है, इंटरसेप्ट कहा जाता है। और जो टाइम है दैट इज ऑन द एक्स एक्सिस। वेरी इंपॉर्टेंट। अब हम इसी ग्राफ को क्या कर लेते हैं, रिप्रेजेंट कर लेते हैं इन द फॉर्म ऑफ कॉमन लॉग। तो हमारे पास क्या ग्राफ बनेगा फर्स्ट ऑर्डर का हमारे पास ये ग्राफ बन जाता है, y एक्सिस पे हमारे पास क्या है, log a वर्सेस टाइम के अकॉर्डिंग ये हमारे पास ग्राफ है। तो ये ग्राफ भी क्या बनता है, स्ट्रेट लाइन ग्राफ बनता है विद नेगेटिव स्लोप। तो अब डिफरेंस क्या है कॉमन लॉग और नेचुरल लॉग में, वो ये डिफरेंस है कि इसका जो स्लोप है, स्लोप अब हमारे पास क्या फैक्टर आ रहा है, वो स्लोप आ रहा है टेन थीटा दैट इज इक्वल टू माइनस के डिवाइडेड बाय 2.303 फैक्टर। और ये टाइम के अकॉर्डिंग हमारे पास एक्स एक्सिस पे है, और ये जो इंटरसेप्ट है, और जो इंटरसेप्ट की वैल्यू आएगी वो हमारे पास आएगी log a नॉट। और ये अगर ग्राफ देखें तो ये आर्हीनियस इक्वेशन आपने जो पढ़ी होगी उस ग्राफ से ये मिलता जुलता है। तो लास्ट लेक्चर्स में हम नेक्स्ट लेक्चर में आर्हीनियस इक्वेशन पे जब बात करेंगे तो आप देखेंगे कि ये बिल्कुल फॉलो कर रहा होगा ये वाला ग्राफ। तो ये कुछ ग्राफ हैं, इसको कहते हैं इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन भी कहते हैं। ये वाली जो इक्वेशन है दिस इज नाउन एज इंटीग्रेटेड, क्योंकि इंटीग्रेशन के बाद ही आई है, इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन भी इसको क्या कहते हैं। तो ये थे जी इंपॉर्टेंट इक्वेशंस, आप नोट कर लें नेचुरल लॉ की टर्म में भी और कॉमन लॉ की टर्म में भी, और इसको ग्राफ की फॉर्म में किस तरह रिप्रेजेंट किया जाता है, स्लोप कैसे लिया जाता है, एक्स एक्सिस पे, वाई एक्सिस पे, इंटरसेप्ट। तो ये इसको आप अच्छे तरीके से नोट कर लें। अब हम देखते हैं कि इस इक्वेशन को एक ऐसी फॉर्म में लेके जाते हैं जिससे, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट इक्वेशन बनने जा रही है, और उस इक्वेशन से ऑल टाइप्स ऑफ न्यूमेरिकल्स रिलेटेड टू द फर्स्ट ऑर्डर वी कैन सॉल्व। तो वो ऐसी इक्वेशन बनेगी कि फर्स्ट ऑर्डर से रिलेटेड एग्जाम में जितने न्यूमेरिकल आएंगे वो हम आसानी से उसको सॉल्व कर लेंगे। तो आइए चलते हैं कि इस इक्वेशन से किस तरह हम वो इक्वेशन बना सकते हैं। तो इस इक्वेशन को ले लेते हैं, इसी इक्वेशन को हम ले लेते हैं, और इसी इक्वेशन को हम कन्वर्ट कर लेते हैं एक ऐसी इक्वेशन में इन दी फॉर्म ऑफ टाइम की फॉर्म में हम ले लेते हैं, जिस तरह हमने जीरो ऑर्डर में किया था। तो हम इसको क्या करते हैं, log a, ये हमारे पास इक्वेशन है, log a इज इक्वल टू माइनस के टी डिवाइडेड बाय 2.303 और प्लस ये है log a नॉट। हम क्या करते हैं कि इस फैक्टर को इधर लेके आते हैं और इस फैक्टर को इधर लेके जाते हैं, तो ये पॉजिटिव बन जाएगा। तो इट मींस ये हमारे पास बन गया log a नॉट माइनस log a नॉट माइनस log a, और ये हमारे पास बन गया के टी डिवाइडेड बाय 2.303। और अगर हम इसको लिखें तो हम इसको इस तरह भी लिख सकते हैं इस इक्वेशन को कि ये क्या बन जाएगी, log a नॉट ओवर a, और ये हमारे पास फैक्टर बन जाता है के टी डिवाइडेड बाय 2.303। हमने इक्वेशन बनानी है टाइम के अकॉर्डिंग, जो न्यूमेरिकल सॉल्व किए जाते हैं टाइम के अकॉर्डिंग बनानी है। तो क्यों ना, जब टाइम की वैल्यू निकालनी है तो आप क्या करें, ये वाला जो फैक्टर है इस फैक्टर को क्या करें, इस साइड पे लेके जाएं, इस साइड पे लेके जाएं। तो जब ये वाला फैक्टर इस साइड पे जाएगा तो डिवीजन जाके मल्टीप्लाई हो जाएगी, और जो मल्टीप्लायर है वो आके डिवाइड हो जाएगा।
तो अब t क्या बचेगा, t दैट इज इक्वल टू डिवाइड हो रहा है, इधर आके मल्टीप्लाई, तो 2.303 ये मल्टीप्लाई हो रहा है तो इधर आके क्या हो गया, डिवाइड हो गया, और ये हमारे पास बच गया log a नॉट ओवर a। वेरी इंपॉर्टेंट, इसको मैं इस तरह भी लिख सकते हैं इस साइड से कि 2.303 डिवाइडेड बाय k log a नॉट ओवर a। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इक्वेशन, ये इक्वेशन नोट करें, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इक्वेशन। ये इक्वेशन यूज होगी टू सॉल्व द डिफरेंट न्यूमेरिकल्स, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये कौन सी इक्वेशन है, हमें न्यूमेरिकल्स सॉल्वेशन के लिए ये यूज होगी, वेरी इंपॉर्टेंट। अब हम चलते हैं एक और इक्वेशन बनाने जाते हैं कि एक्सपोनेंशियल फॉर्म में भी इक्वेशन होती है जो कि फर्स्ट ऑर्डर के केस में हम यूज करते हैं, किस फॉर्म में, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में। तो अब हम उसकी बात कर लेते हैं। तो हमने पढ़ा था कि नेचुरल लॉग की फॉर्म में हमारे पास इक्वेशन बनती है ln a इज इक्वल टू ln a नॉट माइनस kt, ये हमारे पास इक्वेशन थी। तो अब हम क्या करते हैं, इस ln a नॉट को हम इस साइड पे लेके आते हैं, किस साइड पे, इस साइड पे, ln a माइनस ln a नॉट इज इक्वल टू माइनस kt बन जाएगा। अब जैसे ही ln, तो a और a नॉट हो गया, माइनस kt हो गया, जैसे ही नेचुरल लॉग को हम एंड करते हैं तो वो दूसरी साइड पे बेस की वैल्यू आ जाती है, क्या आ जाती है, तो ये बन गया a ओवर a नॉट, और बेस की क्या होती है e, और इसकी पावर, और ये वाला जो फैक्टर है पावर में चला जाता है, माइनस kt, e की पावर माइनस kt। अब हमने a की फॉर्म में लेके आना है, a इज इक्वल टू, ये डिवाइड हो रहा है उधर जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा, a नॉट e की पावर माइनस kt। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और ये हमारे पास इक्वेशन बन गई, इसको कहते हैं एक्सपोनेंशियल फॉर्म, एक्सपोनेंशियल इक्वेशन, एक्सपोनेंशियल फॉर्म ऑफ इक्वेशन इन टर्म ऑफ फर्स्ट ऑर्डर। तो फर्स्ट ऑर्डर के केस में ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म इक्वेशन है। तो इस केस को अगर हम रिप्रेजेंट करें ग्राफिकल वे में, तो वेरी इंपॉर्टेंट, एक्चुअल में जो फर्स्ट ऑर्डर के केस में है, फर्स्ट ऑर्डर का केस है, वो टाइम के अकॉर्डिंग अगर हम बात करें, कंसंट्रेशन के अकॉर्डिंग या टाइम के अकॉर्डिंग अगर हम बात करें, कंसंट्रेशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम जो फर्स्ट ऑर्डर को फॉलो करती है वो एक्सपोनेंशियल फॉर्म में होती है। कभी भी कंसंट्रेशन फुल्ली जो है ना वो क्या होती है, कंज्यूम नहीं होती, फुल्ली रिएक्टेंट कभी भी प्रोडक्ट में कन्वर्ट नहीं होगा। तो इस केस में जो ग्राफ आता है वो कुछ इस तरह का आता है, नोट कर लें, ये डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ ग्राफ मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ, वेरी इंपॉर्टेंट ग्राफ्स हैं। तो अगर हम बात करें एक्सपोनेंशियल फॉर्म में, तो जो कंसंट्रेशन होती है, क्या होती है, कंसंट्रेशन A विद रिस्पेक्ट टू टाइम, टाइम के अकॉर्डिंग ये क्या करती है, कंसंट्रेशन डिक्रीज होती है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, और फिर क्या हो जाती है, एक्सपोनेंशियली हो जाती है ऐसे। तो ये जो टाइम है दिस इज द इनफिनाइट टाइम, क्या है, इनफिनाइट टाइम है, यानी कि इस कंसंट्रेशन को फुल्ली कंज्यूम होने के लिए इनफिनाइट टाइम लगेगा, बड़ा टाइम लगेगा, 100% कभी भी नहीं हो सकेगा। और ये हमारे पास इक्वेशन क्या हो गई, a इज इक्वल टू ए नॉट e की पावर माइनस के टी हो गया। तो ये है जी कंसंट्रेशन। तो जब भी कंसंट्रेशन की बात करेंगे, सिंपल कंसंट्रेशन फर्स्ट ऑर्डर के केस में विद रिस्पेक्ट टू टाइम, वो कर्व जब भी आएगी वो एक्सपोनेंशियली कर्व आएगी, और क्या आएगी, एक्सपोनेंशियली। जैसे ही इस कंसंट्रेशन ए फैक्टर का कॉमन लॉग लेते हैं या उसका नेचुरल लॉग लेते हैं, तो ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म कन्वर्ट हो जाती है किस में, स्ट्रेट लाइन ग्राफ में कन्वर्ट हो जाती है, जो मैंने ऑलरेडी में आपको ग्राफ बना के दिखाए हैं। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट डेरिवेशन थी। तो डिस्कस करते हैं ग्राफ्स ऑफ फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स, जितने भी पॉसिबल ग्राफ्स हैं उनकी हम बात कर लेते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम बात करें किसकी, रेट की, अगर हम रेट की बात करें किसके अकॉर्डिंग, रिस्पेक्ट टू टाइम, अगर रेट का टाइम के साथ, तो फर्स्ट ऑर्डर के केस में जो रेट होता है वो एक्सपोनेंशियली डिक्रीज होता है। क्या होता है, एक्सपोनेंशियली डिक्रीज होता है। तो इसका ग्राफ भी कुछ ऐसा ही आता है, एक्सपोनेंशियल, क्या आता है, एक्सपोनेंशियल। इसी तरह अगर हम बात करें कि कंसंट्रेशन की बात अगर हो कि इनिशियल कंसंट्रेशन विद टाइम,
ये कैसा ग्राफ आता है फर्स्ट ऑर्डर के केस में, ये भी कंसंट्रेशन क्या करती है, अभी हमने जिक्र किया है, एक्सपोनेंशियली कंसंट्रेशन क्या करती है, डिक्रीज करती है। तो ये भी कुछ ऐसे ही एक्सपोनेंशियली क्या करती है, कंसंट्रेशन डिक्रीज करती है। ये ग्राफ में नोट कर लें। अब हम बात करते हैं कि अगर हम बात करें कंसंट्रेशन की, किसकी, लॉग ऑफ ए कंसंट्रेशन, ये भी हम डिस्कस कर चुके हैं। लॉग ऑफ ए, अगर कंसंट्रेशन को लॉग ले लेते हैं विद रिस्पेक्ट टू टाइम, फिर ग्राफ कैसा आएगा, फिर स्ट्रेट लाइन ग्राफ आएगा विद नेगेटिव स्लोप। क्या आएगा, स्ट्रेट लाइन ग्राफ आएगा विद नेगेटिव स्लोप, जिसका स्लोप क्या आता है, ये हम बता चुके हैं। स्लोप इसका आता है माइनस के और 2.303 की वैल्यू आती है। तो ये इसका क्या आता है, स्लोप आता है। और अगर इसकी इंटरसेप्ट की बात करें तो इंटरसेप्ट हमारे पास क्या आता है, log a नॉट आता है। अब हम बात कर लेते हैं कि अगर नेचुरल लॉग के केस में अगर हम ग्राफ की बात करें, किस फॉर्म में, नेचुरल लॉग के LNA विद रिस्पेक्ट टू टाइम, टाइम के अकॉर्डिंग अगर हम बात करें तो इसका ग्राफ भी क्या आता है, स्ट्रेट लाइन ग्राफ आता है विद नेगेटिव स्लोप। और इसका स्लोप क्या आता है, स्लोप इज इक्वल टू माइनस के, क्या आता है, माइनस के। और इंटरसेप्ट जो होता है वो हमारे पास बनता है LNA नॉट। अब हम बात कर लेते हैं किसके अकॉर्डिंग, अगर हम बात करें कंसंट्रेशन वर्सेस रेट, क्या करता है, रेट वर्सेस कंसंट्रेशन। कंसंट्रेशन किसकी, रिएक्टेंट की। जितनी ज्यादा रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन होगी, जितनी ज्यादा रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन होगी, रेट उतना ज्यादा क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। क्या करेगा, इस तरह हाफ लाइफ की अगर हम बात करें, नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे, ये भी नोट करना चाहते तो कर लें नोट, कि अगर हम हाफ लाइफ की बात करें T1/2 इन केस ऑफ इनिशियल कंसंट्रेशन, तो जीरो ऑर्डर के केस में हाफ लाइफ इनिशियल कंसंट्रेशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल थी, जबकि फर्स्ट ऑर्डर के केस में हाफ लाइफ इनिशियल कंसंट्रेशन पे डिपेंड ही नहीं करती। और ये हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, तो डिटेल में डिस्कशन करेंगे किस तरह डिपेंड नहीं करती, उसकी डेरिवेशन भी करेंगे हाफ लाइफ के केस में। तो उस वक्त जो उसकी हाफ लाइफ होती है फर्स्ट ऑर्डर के केस में क्या रहती है, कांस्टेंट रहती है। तो ये है जी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन इन केस ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। वेरी इंपॉर्टेंट ग्राफ्स, आप इन ग्राफ्स को अच्छे तरीके से देख लें, कॉन्सेप्ट अंडरस्टैंड कर लें, अच्छे अच्छे से नोट्स बनाते जाएं। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर का आप इंतजार कीजिए और यहां से हम स्टार्ट करेंगे। अपना ख्याल रखिए, अल्लाह हाफिज।